아무리 비명 질러봐요. 여기 그냥 살려주고. यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे प्यार के नाम पर बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, जिस कारण उसने भागने की भी काफी कोशिश की, पर हर बार उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता था। जिसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगी। जहां कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शख्स जो कार से निकलकर उस घर की तरफ भागता है और उसके पीछे एक और शख्स आता है और पहले वाले शख्स की डेथ हो जाती है और ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम एक मारी नाम की लड़की को देखते हैं जो फ्लावर की पेंटिंग बना रही होती है और वह फ्लावर्स के ऊपर एक इंटरव्यू सुन रही होती है एक प्लास्टिक सर्जन की, जिसे सुनकर मैरी को लगता है कि शायद यह उसकी मदद कर सकता है। तभी उसका हस्बैंड वुक आ जाता है और कहता है यह पेंटिंग तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। जहां मैरी इस पेंटिंग का नाम भी रखती है सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि खुद की पेंटिंग। तब वुक कहता है अच्छा तो मैं इसे खुद ही खरीद लूंगा और किसी को भी खरीदने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को और तुम्हारी पेंटिंग को भी कोई देखे। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे डिनर के लिए ले जाता है। बीच में ही उसे किसी का कॉल आ जाता है और उसे जाना पड़ जाता है, जहां मारी फिर से उस डॉक्टर के इंटरव्यू को सुनने लगती है जिसका नाम सीजोन होता है। जिसके बाद उसका हस्बैंड आता है और उसे कहता है कि मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने आप ही चली जाना। जहां हम देखते हैं मैरी के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी चल रहे होते हैं जो कि मारी पर नजर रखने के लिए होते हैं, और रास्ते में ही सेजियोन का क्लिनिक भी आ जाता है और वह अपने बॉडीगार्ड से बहाना बनाकर आर्ट गैलरी में जाने का कहकर वहां से निकल जाती है। वहीं हम सुजियोन को देखते हैं जो अपने एक पेशेंट के साथ होता है जो उसे कह रहा होता है कि जल्द ही तुम स्लीवलेस कपड़े पहनने वाली हो क्योंकि तुम्हारे हाथ के दाग जल्दी ही गायब होने वाले हैं। तभी उसके कैबिन में मैरी आ जाती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि इसे प्लास्टिक सर्जरी की क्या जरूरत है, यह तो पहले से ही कितनी खूबसूरत है। वहीं मारी के हस्बैंड वुक को पता चलता है कि मारी आर्ट गैलरी गई है, तो वह अपने बॉडीगार्ड्स को पता लगाने को कहता है कि वह आखिर कहाँ गई है। और वहीं मारी सेजियोन से कहती है कि प्लीज मेरा फेस पूरा चेंज कर दो जिससे मुझे कोई भी पहचान ना पाए। जिस पर सेजियोन कहता है कि मैं तो बस छोटी मोटी चीजों को ही चेंज कर सकता हूँ, पूरे फेस को नहीं। पर मारी कहती है कि आपने तो इंटरव्यू में कहा था कि आप किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज आप मेरी लाइफ को चेंज कर दीजिए, मेरे इस फेस ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। जिस पर सेजुन कहता है कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम तो बताएं जिससे मैं कोई और सोल्यूशन निकाल सकूं। पर मारी वहां से जाने लगती है, पर पीछे से सेजुन उसे कहता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो आप मुझे बता देना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद मारी अपने बड़े से घर में लौट जाती है जो कि उसके लिए किसी पिंजरे से कम नहीं होता कि तभी वुक आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम आर्ट गैलरी गई थी। और यह सुनकर मारी काफी डर जाती है और उसका हस्बैंड उसके करीब आता है और उसके नेक को किस करते हुए कहता है कि तुम्हारी नेक कितनी ज्यादा खूबसूरत है और मैं ही बस इसे टच कर सकता हूँ। वहीं हम सुजियोन को देखते हैं जो आर्ट गैलरी का भी ओनर होता है और उसे सारी पेंटिंगों में से किसी एक पेंटिंग को चुनकर विनर बनाना होता है, जहाँ वह मारी की पेंटिंग को ही सिलेक्ट करता है। वहीं हम मारी को देखते हैं जिसके ऊपर उसके फादर इन लॉ गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक तुम प्रेग्नेंट तक नहीं हो, और वह सभी पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम लोग कोई भी काम के नहीं हो। जहां उनकी मेट कहती है कि मैं मारी के लिए हर्बल मेडिसिन मंगाऊंगी, वहीं वो काम पर जा रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे फेस में काफी दिनों से स्माइल नहीं देखी। पर मारी के फेस में तो सिर्फ उदासी होती है और वो अपने काम पर चला जाता है। और जैसे ही वह दोबारा लौट कर देखता है तो मारी उन सारी दवाइयों को फेंक रही होती है और वुक को पता चल जाता है कि मारी 5 साल से यही सब चीजें कर रही थी। जिस पर मारी कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, यदि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो तुम मुझे हमेशा इस घर में ही बंद कर दोगे और मैं यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिसके बाद वो उसे पेंटिंग रूम में ले जाता है और कहता है अपनी मर्जी से तो तुम सब कुछ कर ही रहे हो। जिस पर मारी कहती है मैं इन पेंटिंग को घर में रखना नहीं चाहती बल्कि सेल करना चाहती हूँ और दुनिया के सामने आना चाहती हूँ।
लेकिन तुम मुझे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो। और कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सुनती थी तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम मेरे फेस से प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम की जैसी दिखती हूँ और मुझे तुम्हारी मॉम पर तरस आता है। और इतना सुनते ही वुक अपना कंट्रोल खो देता है और मारी को काफी बुरी तरीके से मारता है। वहीं हम सुजियोन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ होता है, जिसकी अपनी एक छोटी सी गैलरी होती है जिसे उसकी एक अच्छी फ्रेंड हैरा चला रही होती है, जिसमें एक पेंटिंग विनर के लिए चुनी गई थी जो किसी और की नहीं मारी की होती है, जो उसने अपने हस्बैंड से छुपाकर अपने दोस्त के जरिए गैलरी में भिजवाई थी। उस पेंटिंग को देखकर सिजोन कहता है कि पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर रहा हो और इसका नाम सेल्फ पोर्ट्रेट क्यों है। और वह उस पेंटिंग की ओनर का पता लगाने को अपनी फ्रेंड हैरा को कहता है। जिसके बाद हम मारी को देखते हैं जो घर में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी उसे वुक का मैसेज आता है डिनर के लिए, जहां वह उसे होटल में अच्छे से तैयार होकर आने को कहता है और उसे गिफ्ट भी भिजवाता है जो एक खूबसूरत सा नेकलेस होता है। लेकिन मारी डिसाइड करती है कि वह यहाँ से भाग कर ही रहेगी और वह उस नेकलेस को भी वहीं रख कर भाग जाती है और वह सीधे सिजोन के क्लिनिक जाने लगती है। लेकिन वह उसे वहाँ नहीं मिलता, इसलिए वह उसका पीछा घर तक करती है। लेकिन जब वह उस तक पहुँचती उससे पहले ही वह उसके घर के बाहर ही बेहोश हो जाती है और सिजोन उसे देख लेता है। वहीं उसके हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ भाग चुकी है, इसलिए वह सीसीटीवी कैमरे में देखता है उसकी वाइफ भाग रही है और यह देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को भेज देता है मारी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम सिजोन को देखते हैं जो मारी को अपनी वाइफ की एक ड्रेस पहनने को देता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पर मारी कहती है कि प्लीज मेरे फेस को बदल दो क्योंकि इस फेस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिसके बाद वह अपने हस्बैंड के बारे में बताना स्टार्ट करती है और बोलती है कि मेरी हस्बैंड से मेरी मुलाकात मेरी यूनिवर्सिटी में हुई थी जहां उसने अपनी पेंटिंग बनाई हुई थी। उसके हस्बैंड को उसकी पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी और जब उसने मुझे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया क्योंकि उसकी मॉम का फेस मुझसे बिल्कुल ही मिल रहा था। इसलिए मारी का हस्बैंड उसे जब भी मारता तो उसके फेस को छोड़कर हर जगह मारता था क्योंकि उसके मॉम का फेस हूबहू ऐसा ही था। जिस पर सिजोन कहता है कि फेस चेंज कराना कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए, लीगल हेल्प लेना चाहिए। पर मारी कहती है कि इससे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल है। जहां हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, वो मारी को प्रपोज करता है शादी के लिए। जिस पर मारी कहती है कि अभी तो हमारी मुलाकात को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जिस पर मारी कहती है कि मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मॉम बहुत बीमार रहती है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जिसे सुनकर मारी शादी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन यह हाँ कहना उसकी सबसे बड़ी भूल होती है जो वह आज भुगत रही होती है। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिजोन को कुछ काम आ जाता है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना होता है और वह मारी को घर में ही रेस्ट करने को कहकर चला जाता है। जिसके बाद हम मारी को देखते हैं जो थोड़ी नींद में होती है और वह काफी डर रही होती है। लेकिन तभी उसे अचानक से अपनी मॉम की याद आती है और वह भागकर सेरोटोनियम फोन लगाती है, जहां उसे पता चलता है उसकी मॉम की हालत काफी खराब है और यह जानकर वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि वहां उसका हस्बैंड भी है और यह उसकी ट्रिक होती है जिससे कि मारी उसके पास आ जाए। जिसके बाद मारी का हस्बैंड उसे एक जगह ले जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम उस तरह क्यों नहीं रह सकती जिस तरह से मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ और तुम भी बिल्कुल मेरी मॉम की ही तरह हो जो मुझे छोड़कर भाग जाना चाहती है। जिस पर मारी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे तरीके से मैं जीना नहीं चाहती। जिसे सुनकर मारी के हस्बैंड का दिल तो बुरी तरीके से टूट जाता है। वहीं सिजोन जब घर आता है तो देखता है कि मारी तो जा चुकी है। जिसके बाद वह अपनी फ्रेंड हैरा को यह सारी चीजें बात बताता है और उसकी फ्रेंड इन सब चीजों से उसे दूर रहने को कहती है। जिसके बाद सिजोन को कोई काम से अब्रॉड जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वह अपनी कोमा में जा चुकी वाइफ से मिलता है जिससे वह बहुत ही प्यार करता था। जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वह एनिवर्सिटी के दिन अपनी वाइफ को एक पेंटेड गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी वाइफ को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है कि उसे काम है। जहाँ हम देखते हैं वह तो अपने
अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी यह हालत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मारी को देखते हैं, जिसका हस्बैंड एक गन लेकर उसके पास आता है और उसमें एक गोली डालकर अपने सर पर बंदूक रखता है और कहता है कि हम दोनों में से कोई एक बचेगा, और उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे मेरी मॉम तुम्हारी जैसे ही भागते रहा करती थी, पर मेरे डैड हमेशा उसे पकड़कर लाया करते थे, और मैं जब उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वह कहते थे कि वह मेरी है। और अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मॉम को क्यों मार दिया, क्योंकि मैं जब तुमसे मिला तो मुझे यह बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। और वह कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, और इस तरीके से यह कहकर वह उसे धमकी देता है। जिसके अगले दिन मारी अपनी मॉम से मिलने सेरोटोनियम जाती है, जहां वह मौका पाकर सिजियोन को कॉल करती है और वह फोन हैरा उठाती है और उसे पता चलता है कि सिजियोन किसी काम से अब्रॉड चला गया है। और उसकी फ्रेंड हैरा यह भी उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारे चक्कर में फंसे। और यह सुनकर मारी काफी डिसअपॉइंट हो जाती है। जिसके बाद मारी फिर से एक प्लान बनाती है और अपनी मॉम को चुपके से एक टैक्सी में लेकर बैठ जाती है, जिनकी हालत मेंटली खराब होती है, और कहती है कि हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, और वह उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर देती है। वहीं वो को पता चलता है कि उसकी वाइफ भाग चुकी है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वह उसे आखिर कहाँ ढूंढे। वहीं हम मारी को देखते हैं जो एक बैग में बहुत सारे कैश रख लेती है और अपनी आईडी भी, और एक बैग में अपने कपड़े को। जिसके बाद वह अपने फोन को स्विच ऑन करती है, जिससे मारी के हस्बैंड को पता चल जाता है कि मारी अभी इस वक्त कहाँ है, और वह उस फोन का लोकेशन ढूंढते हुए उसके पीछे भागने लगता है। वहीं हम मारी को देखते हैं जो एक समुद्र किनारे पहुंची होती है और अपने बैग और सैंडल को वहीं रख देती है और वह वहां से चली जाती है। वहीं मारी का हस्बैंड जब वहां पहुंचता है तो अपनी वाइफ के बैग और सैंडल को देखकर उसे लगता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा होता कि मारी ने ऐसा कुछ किया है, और वह जंगल में पागल की तरह उसे ढूंढने लगता है। उसी जंगल में मारी भी होती है जो उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जो काफी घना जंगल होता है। और वह अपने हस्बैंड की आवाज को सुनकर डर जाती है और उससे उसका बैग वहीं पर गिर जाता है जिसमें कैश और आईडी था। वह उसे छोड़कर किसी तरह रास्ते के बीचों बीच आ जाती है और लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है, पर कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही होती। लेकिन तभी सिजोन की गाड़ी वहां पहुंचती है और रुक जाती है, जिस पर मारी बैठ जाती है। वहीं सिजोन के बारे में हमें पता चलता है कि जब वह अब्रॉड से वापस लौटा था तो उसे खबर मिलती है कि उसकी वाइफ इस दुनिया से जा चुकी है, जिसे सुनकर वह काफी हर्ट होता है और उसकी याद में काफी रोता है। जिसके बाद वह अचानक से मारी को कहता है कि उसकी वह मदद करना चाहता है, क्योंकि वह अपनी वाइफ को तो नहीं बचा पाया, लेकिन वह मारी को उसकी दर्द भरी जिंदगी से जरूर बचाएगा। वहीं हम मारी के हस्बैंड को देखते हैं जो कि मारी की याद में पागल हो चुका था, क्योंकि उसे लगता है कि मारी जिंदा है, वह मर नहीं सकती। वहीं से जोन मारी की सर्जरी करने से पहले हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को घर भेज देता है और सिर्फ मारी और सिजोन ही हॉस्पिटल में होते हैं, जिससे किसी को भी पता ना चले कि यहाँ किसी की सर्जरी हुई है। जिसके बाद सिजोन मारी से पूछता है कि तुम कैसा फेस चाहती हो, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा चेहरा है? जिस पर मारी कहती है कि नहीं, बस आपको जो अच्छा लगे आप वैसा बना दो। जिसके बाद सिजोन मारी की सर्जरी करता है और उसके दिमाग में तो अपनी बस वाइफ की ही यादें घूम रही होती हैं, जिससे वह बहुत ही प्यार करता था और वह मारी का फेस बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह बना देता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है कि मैंने यह क्या कर दिया, और अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा चेहरा किसी और को दे दिया। पर मारी सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, मेरा फेस खराब ही सही, पर उसे अब किसी का भी डर नहीं है। पर जब वह अपना फेस देखती है तो उसे ठीक लगता है कि उसका फेस तो बिल्कुल अच्छा है। वहीं हम मारी के हस्बैंड को देखते हैं जो कि पागल हुआ पड़ा था और उसे मारी की एक ड्रेस के बारे में याद आता है। जब वह भागी थी तो और लौट कर आई थी तो उसने एक ब्रांडेड ड्रेस पहनी थी और वह उस ड्रेस का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाता है, क्योंकि मारी के हस्बैंड को वह दूसरा बैग मिल गया था जो मारी ने उस जंगल में गिरा दिया था, और उसमें कैश और आईडी को देखकर वह समझ जाता है कि यह यहाँ मरने तो नहीं आई थी। और वह कहता है कि मारी तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा।
जिसके बाद वे डिटेक्टिव वो ड्रेस के ओनर तक पहुंच जाते हैं जो उन्होंने ड्रेस बनाया था और उन्हें पता चलता है कि कुल 30 ड्रेस बनाए गए थे और यह काफी महंगे होते हैं, तो यह सभी के पास तो होंगे ही। जिसके बाद डिटेक्टिव उन सभी लोगों के घर जाकर ड्रेस चेक करने लगते हैं जिनके पास भी यह ड्रेस नहीं होगी, जिनसे उन्हें पता चल जाएगा कि मारी की किसने हेल्प की है। वहीं हम मारी को देखते हैं जो कि जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है, जहाँ कुछ पियक्कड़ लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, जिसके चक्कर में वह पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती है और सेजोन को उसकी हेल्प करने के लिए आना पड़ता है, जिसे देखकर मारी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यह मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। जिसके बाद सेजोन उसे कहता है कि अब जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती तुम मेरे घर में रुक सकती हो, और उसे एक रूम देता है। पर मारी कहती है मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, 2-4 दिनों में ही यहाँ से चली जाऊंगी। वहीं अगले दिन सेजोन की फ्रेंड हैरा उसके घर पहुँचती है और मारी को देखकर डर जाती है। वह कहती है तुम तो मर चुकी थी ना, क्योंकि वह बिल्कुल सेजोन की वाइफ की तरह दिख रही होती है। और यह सुनकर मारी को भी पता चल जाता है कि यह फेस उसकी वाइफ का है, क्योंकि मारी ने उससे पूछा था कि उसकी वाइफ कहाँ है, जिस पर सेजोन ने बताया था कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद मारी सेजोन और उसकी वाइफ की तस्वीर को देखती है। वहीं सेजोन की फ्रेंड हैरा सेजोन पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने बिना बताए इनलीगली किसी का सर्जरी कर दिया और अपनी वाइफ का फेस इसे दे दिया, जिससे तुम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। सेजोन की फ्रेंड मैरी को कह रही होती है कि वह तुम्हारी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि तुम्हारा फेस उसकी वाइफ की तरह है, इसलिए वह तुम पर तरस खाकर तुम्हारी हेल्प कर रहा है। यह सुनकर मैरी को भी लगता है कि हाँ, इसलिए उसने मेरी इतनी हेल्प की और वह उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए वह सेजोन को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहती और मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिनर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें थैंक्स कह सकूँ। जिसके बाद मैरी उसके लिए एक अच्छा सा डिनर बनाती है और उसकी वाइफ की एक ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारी का हस्बैंड सारे लोगों के पास जा चुका था जिसके पास भी यह ड्रेस होती है, और अब बारी आती है सेजोन के फ्रेंड हैरा की घर की, जहां उसके पास भी सेम ड्रेस होती है। सेजोन की फ्रेंड को पता चलता है कि यह लोग कौन हैं और क्यों इस ड्रेस के बारे में इतनी खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि सेजोन की वाइफ और सेजोन की फ्रेंड ने भी सेम ड्रेस लिया था, इसलिए उसे पता चल जाता है। जिसके बाद मारी का हस्बैंड सेजोन के घर पहुंचता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है, और वह उस ड्रेस का भी जिक्र करता है, लेकिन उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और मारी का हस्बैंड जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह लास्ट घर है तो जरूर मारी यहीं पे होगी, लेकिन उसे वह ड्रेस वहाँ मिल जाती है और मारी के हस्बैंड को वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं हम मारी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की आवाज को सुनकर काफी डर चुकी थी और वह काफी सहमी हुई होती है, लेकिन सेजोन उसे संभालता है और कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ मारी के हस्बैंड को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और कहता है यह कैसे हो सकता है, मतलब कि डिजाइनर ने टोटल 31 ड्रेस बनाए थे और वह सोचता है कि मैंने उसकी वाइफ को नहीं देखा, और उसे शक होने लगता है कहीं उसकी वाइफ उसी घर में तो नहीं है, और वह फिर से दोबारा सेजोन के घर पहुंच जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है कि मैं एक बार तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूँ। कि तभी मैरी घर से बाहर आ जाती है और सेजोन को हनी कहकर पुकारती है। मैरी का हस्बैंड उसे देखकर सोचता है कि यह तो मेरी वाइफ नहीं है। वहीं मैरी की हालत हस्बैंड के सामने खराब हो रही होती है, जिसे देखकर सेजोन मैरी को कंफर्ट करता है। जिसके बाद मैरी का हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह अपने डिटेक्टिव को कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि सेजोन की वाइफ और सेजोन की फ्रेंड हैरा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं और शायद हमें एक ही ड्रेस को दिखा दिया गया है, पर अब उन्हें सबूत चाहिए था। वहीं मारी भी काफी डर चुकी थी और सेजोन के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मारी उसके घर को छोड़कर चली जाती है और जाने से पहले उसके लिए बहुत अच्छा सा डिनर बना कर जाती है और अपनी मॉम की सैनिटोरियम के पास ही एक रेंट ले लेती है और फिर से अपनी पेंटिंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी पेंटिंग जिस जगह चुनी गई थी और उसे फर्स्ट प्राइज मिला था उस जगह से उसे बार बार ऑफर मिल रहे थे, पर उसने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब उसके पास मौका था कि वह अपनी पेंटिंग को बेचकर पैसे कमा सकती है। वहीं हम गैलरी में देखते हैं जहां हैरा को पता चलता है कि उसकी गैलरी की बहुत सारी पेंटिंग बिकने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जो इन सारी पेंटिंग को बाय करने वाला है। पर जब वह उसकी फोटो को देखती है तो उसे पता चलता है यह कोई और नहीं बल्कि मारी का हस्बैंड है। वहीं मारी की मुलाकात सेजियोन से उसकी गैलरी के सामने हो जाती है। वहीं हम वुक और हैरा को भी देखते हैं
और अब चारों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि उसे मारी से कुछ बात करनी है, लेकिन सेजोन उसे मना कर देता है और कहता है कि हम बिजी हैं, हमें कहीं निकलना है। जिसके बाद वो सेजोन की फ्रेंड हैरा से बात करने लगता है और हैरा कहती है कि आपको किस तरह की पेंटिंग चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई भी पेंटिंग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए। और वह कहता है कि मुझे पता चला है कि आप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आप दोनों ने एक ही जैसी ड्रेस बाय की थी। जिस पर हैरा कहती है तो क्या मुझे आपको बताकर खरीदनी चाहिए थी। जिस पर मारी का हस्बैंड कहता है कि एक ड्रेस मेरे पास भी है और सभी के पास भी वो ड्रेस है, तो इसका मतलब डिजाइनर ने कुल 31 ड्रेस बनाए थे। जिसे सुनकर हैरा भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे तो पता था कि क्या चल रहा है। वहीं से जॉन मारी को उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसे पता चलता है कि मारी कितनी दूर रहती है, उसे कितना चलकर अपने रूम तक पहुंचना पड़ता है। जिसके बाद से जॉन वहां से चला जाता है और मारी जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसे बुक दिखता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और घबराने लगती है। पर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है यह तो सिर्फ उसका वहम है। जिसके बाद से जॉन को हैरा का फोन आता है और वह उसे बताती है, क्या तुम्हें नहीं पता था जिसका तुमने सर्जरी किया है उसका हस्बैंड एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है, और जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी वाइफ की प्लास्टिक सर्जरी की है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेजोन तो हैरा की बातों को इग्नोर करता है और हैरा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मारी के लिए रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढो, क्योंकि वह मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती और उसे इस वक्त हेल्प की जरूरत है। लेकिन हैरा सेजोन पर गुस्सा करने लगती है और भड़क जाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ कैसी थी, उसका चक्कर चल रहा था। इतना कहकर वह चुप हो जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि सेजोन को यह तो पहले से पता था, क्योंकि वह एकदम शांत होता है और कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद सेजोन अपने फोन में मारी की ढेर सारी मिस कॉल देखता है और वह तुरंत उससे मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद मारी और सेजोन एक साथ बात करने लगते हैं और मारी उसे बताती है कि मैंने बहुत से लोगों से हेल्प लेने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी गई और वकीलों के पास भी, पर मेरा हस्बैंड इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता और मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। तुम्हें आज यह जानकर हैरानी हुई होगी कि यह कितना बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन सेजोन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह तो बस मारी की हेल्प करना चाहता था। जिसके अगले दिन से जॉन अपने फ्रेंड से, जो कि सर्जन ही होता है, वह जानना चाहता था कि बुक आखिर उसकी गैलरी में क्यों आया है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो की मॉम ने सुसाइड कर लिया था और जब वह उसकी मॉम की तस्वीर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल मारी की तरह दिख रही होती है। जिसके बाद वो दोबारा से सेजोन की गैलरी में पहुंचता है, जहां वह मारी के पोर्ट्रेट को देख लेता है और पूछता है कि आखिर यह पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है। वहीं सेजोन भी गैलरी पहुँचा हुआ होता है और वो उससे पूछता है कि यह पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है, लेकिन सेजोन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं इस गैलरी की देखभाल नहीं करता। जिस पर हैरा बुक को जवाब देती है कि यह पेंटिंग हमें किसी ली नाम की लड़की ने भिजवाया था, हमें बस इतना ही पता है। वो उस पेंटिंग को बाय करने की बात कहता है, लेकिन हैरा यह कहकर मना कर देती है, हमें इस पेंटिंग की ओनर का पता नहीं, इसलिए हम उसके परमिशन के बिना इस पेंटिंग को नहीं बेच सकते। वहीं हम मारी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड ली को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड यह जानकर कि मारी जिंदा है वह बहुत खुश होती है और उससे मिलने पहुंचती है, लेकिन हम देखते हैं वो उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे मारी की फ्रेंड पर शक होता है। और जब ली मारी से मिलने पहुंचती है तो मारी बुक को देख लेती है और अपनी फ्रेंड को कॉल कर बता देती है कि तुम्हारे पीछे मेरा हस्बैंड है, और उसे वहां से कुछ बहाना बनाकर जाने को कहती है। और बुक को कुछ भी पता नहीं चलता और वह निराश होकर लौट जाता है। जिसके बाद उसे अपने डिटेक्टिव से पता चलता है कि सेजोन की वाइफ पिछले 5 साल से कोमा में थी और वह अपने गांव में ही उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। जिसके बाद वो यह जानकर तुरंत सेजोन के गांव जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सेजोन को अपनी मॉम का कॉल आता है कि कोई डिटेक्टिव उसकी वाइफ के बारे में पूछ रही है, पर उसकी मॉम विलेज में ना होकर दूसरी जगह होती है। इसलिए सेजोन अपनी मेड को कॉल कर बोलता है कि यदि कोई उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछे तो वह कह दे कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और वह उस डिटेक्टिव को यही बात कह देती है। और सेजोन भी तुरंत अपने विलेज के लिए निकल जाता है और वह काफी स्पीड से गाड़ी चलाकर वुक से पहले पहुंच जाता है। और जब वुक पहुंचता है तो वह सेजोन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सेजोन कहता है कि यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था, क्योंकि यह तो मेरा घर है।
जिसके बाद वह अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ पिछले 5 साल से कोमा में थी और उसका इलाज यही चल रहा था, और जब वह ठीक हो गई तो वह मेरे साथ शहर आ गई, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो और हमें परेशान करना बंद करो। यह सुनकर वो वहाँ से चला जाता है, और जब वह लौट रहा होता है तो उसे वही रास्ता दिखता है जिस रास्ता से उसे मारी का सामान मिला था, और वह सोचता है कि मारी जरूर यहाँ से भागी होगी, शायद किसी ने उसे लिफ्ट दिया होगा और उसकी मदद की होगी। और यह सोचकर वह तुरंत दोबारा से सीजोन के विलेज लौटता है। वहीं सीजोन भी वहाँ से जा चुका था। वो दोबारा से पहुंचकर सीजोन की मेड से पूछताछ करने लगता है कि सीजोन की वाइफ तो 5 साल से कोमा में थी, तो इतनी जल्दी वह सारे काम कैसे कर रही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगता है, जिससे मेड काफी परेशान होने लगती है। जिसके बाद वो मेड से पूछता है कि तुम्हें यह तो याद ही होगा सीजोन की वाइफ कब कोमा से बाहर आई होगी। जिसके बाद कुछ सोचते हुए मेड उसे सीजोन की वाइफ की डेथ की तारीख बता देती है, जिसे सुनकर वो सोचता है कि यह तो वही तारीख है जिस दिन मारी घर को छोड़कर भागी थी, और अब उसे पूरी तरह से सीजोन पर शक हो जाता है कि उसे जरूर पता है कि आखिर मारी कहाँ है। जिसके बाद वह हैरा से मिलने गैलरी पहुंचता है और बोलता है कि मुझे इस गैलरी की ओनर से मिलना है, अब क्योंकि उसकी कंपनी उसकी गैलरी से सारी पेंटिंग खरीद रही है, इसलिए उसे धमकी देता है कि अगर वह इस गैलरी की ओनर से नहीं मिलेगा तो वह सारी डील कैंसिल कर देगा, यहाँ तक कि कोई और भी कंपनी उनकी गैलरी से पेंटिंग बाय नहीं करेगी। जिसे सुनकर हैरा काफी परेशान हो जाती है और सीजोन को सारी चीजें बताती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता है हमारी गैलरी पहले से ही कितने घाटे में है, अगर मारी तुम्हारी वाइफ बनकर बुक से मिल ले तो कैसा रहेगा। पर सीजोन हैरा को साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि हमें उस इंसान से किसी भी तरह का रिलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिसे सुनकर हैरा को काफी गुस्सा आ जाता है कि वह आखिर क्यों मारी की इतनी फिक्र कर रहा है, क्योंकि हैरा सीजोन को काफी पसंद करती थी जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब से, लेकिन मारी के आ जाने के बाद उसे और भी जलन होने लगती है। वहीं हम मारी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे अपनी पेंटिंग बेचने को कहती है, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड ली मान जाती है और उसकी पेंटिंग बेचकर उसे पैसे दे देती है, जिसे देखकर मारी काफी खुश होती है और मारी अपनी फर्स्ट पेमेंट से अपनी मॉम और सीजोन के लिए गिफ्ट खरीदती है। जिसके बाद मारी सीजोन को फोन करती है। जिसके बाद हम देखते हैं मारी और सीजोन साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जो मारी की तरफ से होता है क्योंकि वह उसे थैंक्स करना चाहती थी। जिसके बाद मारी और सीजोन रास्ते में बात करते हुए जा रहे होते हैं और मारी सीजोन को एक मफलर गिफ्ट करती है, जिसे लेकर सीजोन काफी खुश होता है और हम दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट को भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों को ही एक दूसरे के लिए फीलिंग आ रही होती है। मारी सोचती है क्या सीजोन मुझे पसंद करने लगा है। जिसके बाद मारी सीजोन को कॉफी के लिए अपने घर इनवाइट करती है, जहाँ सीजोन मारी के बनाए हुए ढेर सारी पेंटिंग्स को देखता है। इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह जीने की कोशिश कर रहे हैं और अब वह अपने दर्द से उभर रहे हैं। जिसके बाद मारी बोलती है कि हाँ, मैं हमेशा से पेंटिंग्स बनाकर अपने दर्द को उसमें बयां करती थी, लेकिन मेरी इस पेंटिंग को कोई भी समझ नहीं पाया, और बोलती है क्या तुम्हें पता है मेरी एक पेंटिंग फर्स्ट आई थी, और वह उसके बारे में बताती है। जिसे सुनकर सीजोन कहता है वह तो मेरी ही गैलरी है, और वह काफी खुश होता है कि आखिर उसने उस पेंटिंग की ओनर को ढूंढ ही लिया, और कहता है अब से मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग अपनी गैलरी में लगाऊंगा। जिसके बाद सीजोन वहाँ से चला जाता है। वहीं हम बुक को देखते हैं, जिसे पूरी तरह से सीजोन पर शक हो चुका था और डिटेक्टिव को सीजोन के ऊपर 24 घंटे नजर रखने को कह देता है और एक एक इन्फॉर्मेशन देने को उसे कहता है। वहीं हैरा मारी को मिलने बुलाती है और उसे बुक ने क्या कहा सारी चीजें बताती है कि किस तरह से तुम्हारे हस्बैंड ने धमकी दी कि वह अगर सीजोन की वाइफ जो कि गैलरी की ओनर है उससे मिलकर ही डील साइन करेगा, नहीं तो वह हमारी सारी डील कैंसिल कर देगा और ना ही किसी और कंपनी से होने देगा, और ऐसा तो तुम भी नहीं चाहोगे। तुम्हें तो पता है ना सीजोन को यह गैलरी कितनी प्यारी है, यह उसकी वाइफ की गैलरी है जिससे वह खोना नहीं चाहेगा। जिसे सुनकर मारी भी गैलरी की ओनर बनकर मिलने को तैयार हो जाती है और बोलती है कि मुझे सीजोन की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हो सके तो मुझे उसके कुछ वीडियोस भेज देना। जिसके बाद मारी सीजोन की वाइफ की वीडियोस को देखती है, जिसे देखकर वह कहती है कि वह कितनी कॉन्फिडेंट है और कितनी पावरफुल भी लग रही है। जिसके बाद वह हिम्मत करके सीजोन की वाइफ की तरह रेडी होती है और अपने आप को
कॉन्फिडेंट करती है कि वो मुझे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि अब तो मेरा फेस भी बदल चुका है। जिसके बाद वह गैलरी पहुंचती है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर वह कहता है कि फाइनली हम मिल ही गए क्योंकि आपके हस्बैंड तो मुझे मिलने ही नहीं देते। जिसके बाद मारी वो को सारी पेंटिंग्स दिखाती है, पर वो कहता है क्या और भी पेंटिंग्स नहीं है, क्योंकि वह पेंटिंग्स देखने के बहाने मारी के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन मारी मना कर देती है क्योंकि वह अंदर से बहुत ही डर रही होती है कि कहीं उसका हस्बैंड उसे पहचान न ले। लेकिन तभी अचानक से मारी का स्कार्फ नीचे गिर जाता है और वो की नजर मारी के नेक पर जाती है जो उसे काफी जानी पहचानी सी लग रही होती है और वह उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर मारी काफी ज्यादा डर रही होती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं किसी दूसरी की वाइफ को इस तरह से क्यों देख रहा हूँ। जिसके बाद वो डील साइन कर लेता है और मारी से हाथ मिलाता है, जहाँ उसे बहुत ही अजीब लगता है, जैसे उसे लग रहा हो जैसे वह बहुत जानी पहचानी है। इसकी नजरें भी मुझे ऐसी लगती हैं जैसे यह मुझे जानती हो, जिस पर वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद वह सेजोन से मिलने जाता है क्योंकि उसी बिल्डिंग में उसका क्लिनिक होता है, पर सेजोन उसे वहाँ नहीं मिलता क्योंकि वह तो विलेज गया होता है और अपनी वाइफ के ग्रेव पर रो रहा होता है, जहाँ वह याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया क्योंकि उसने आधी रात को उसे किसी और के साथ बातें करते सुन लिया था, जिससे वह काफी प्यार से बात कर रही थी और यह देखकर वह बहुत रोया था कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। वहीं हम मारी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी अपने हस्बैंड का सामना करके। वहीं हम हैरा को देखते हैं जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह तो काफी खुश थी, आखिर उसकी डील साइन हो गई है। जिसके बाद हैरा मारी को कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, लेकिन मारी जवाब देती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिसके बाद वह गैलरी से निकल रही होती है कि उसके सामने सेजियोन आ जाता है जो अभी अभी विलेज से लौटा होता है और वह उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह लग रही होती है। मारी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सेजियोन गुस्से में होता है, पर तभी सामने से वुक आ रहा होता है, जिसे देखकर सेजियोन मारी को लेकर कोने में छिप जाता है और वह समझ जाता है इस वक्त मारी की हालत क्या है और मारी भी उसे पकड़कर बहुत ही रो रही होती है। जिसके बाद वह सोचती है कि यह तो मेरी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी शक्ल इसकी वाइफ की जैसी है और वह उससे दूर हो जाती है क्योंकि मारी कहीं न कहीं सेजोन को काफी पसंद कर रही थी और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं सेजोन हैरा पर काफी गुस्सा करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और मुझे बुक से कोई भी डील नहीं रखनी और मैं उससे सारी डील कैंसिल कर दूंगा। जिस पर हैरा कहती है कि तुम्हें तो बस ये गैलरी अपनी वाइफ की मेमोरी की तरह याद रहती है, लेकिन यह तो मेरी दुनिया है, मैं तो यहाँ काम करती हूँ और जब से तुम्हारी जिंदगी में मारी आई है तब से तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं। क्या तुम उसकी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि वह परेशान है या कोई और बात है? यह सुनकर सेजोन भी जवाब नहीं दे पाता और वह खुद सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सच में बस उसकी फ्रेंड के तौर पर मदद कर रहा हूँ या फिर वह मेरी वाइफ की तरह दिखती है इसलिए, या मैं उसके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इसी कंफ्यूज में वह सोच में पड़ा होता है। वही हम मारी को देखते हैं जो रो रही होती है। वही सेजोन भी काफी दुखी होता है और अपने घर के बाहर पहुँचा होता है। तभी हैरा वहाँ पहुँच जाती है और हैरा सेजोन को कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी, लेकिन मारी के चक्कर में तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो। और हैरा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब तुम्हें हाकिम से प्यार भी नहीं हुआ था जो उसकी वाइफ होती है, मैं तुम्हें उस समय से प्यार करती हूँ। लेकिन सेजोन कहता है कि मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन हैरा सेजोन को पीछे से हक कर लेती है और वहीं बुक का डिटेक्टिव उनकी वीडियो बना रहा होता है जो उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। और सेजोन हैरा को कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा बहन की नजरों से देखा है और एक दोस्त की नजरों से देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आए। और वह उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देता है। वहीं वो जब हैरा और सेजोन की वीडियो को देखता है तो वह सोचता है वह हैरा को यूज करेगा जिससे वह मारी को ढूंढ पाएगा। जिसके बाद वो हैरा को डिनर के लिए बुलाता है। दोनों मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। जिसके बाद हैरा कहती है कि सेजोन इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वही मारी को हैरा कॉल करती है और वह उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है क्योंकि उसके पास सेजोन की वाइफ की ड्रेस थे
मारी ड्रेस लौटाने उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, पर वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो उसका हस्बैंड आया हुआ है और हैरा ने जानबूझकर ऐसा किया था। वहीं वुक मारी को देखकर कहता है कि आज तुम बहुत ही डिफरेंट लग रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। लेकिन तभी सिजोन भी वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि उसने हैरा से पता लगा लिया था कि मारी वुक से मिलने गई है। और डिनर के दौरान वुक कहने लगता है कि कितना अच्छा होता अगर मेरी वाइफ भी मेरे साथ होती, पता नहीं वह कहाँ चली गई। लड़कियों को समझना कितना मुश्किल है, मैंने उसे इतना प्यार किया और वह मुझे छोड़कर भाग गई। जिस पर मारी कहती है कि क्या पता वह प्यार ना हो, कभी कभी ज्यादा प्यार भी सामने वाले के लिए हानिकारक हो जाता है। जिस पर वो जवाब देता है कि आप तो मेरी वाइफ का बहुत अच्छे से दर्द समझ रही हैं। पर बीच में ही सिजोन बात को काटते हुए कहता है कि अब हमें डिनर करना चाहिए। और डिनर के बाद सिजोन मारी को कहता है कि तुम्हें वुक से नहीं मिलना चाहिए था, और वह उस पर काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि सिजोन को उसकी काफी परवाह होती है। जिसके बाद सिजोन मारी को घर तक छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वुक को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और सिजोन के जाते ही मारी के गेट को नॉक करना शुरू कर देता है और काफी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, जिससे मारी काफी डर जाती है और छुप जाती है। और वुक अंदर आ जाता है और अंदर आते ही उसके तेवर एकदम ही बदल जाते हैं क्योंकि वह मारी के पेंटिंग्स को पहचान जाता है और मारी मारी कहकर चिल्लाने लगता है कि मारी तुम कहाँ हो। वहीं मारी डर से छुपी हुई होती है, पर वुक उसे पीछे से पकड़ लेता है और पूछता है कि मारी कहाँ है। मारी को रियलाइज होता है कि वो उसे नहीं पहचान पा रहा और मारी बाहर आकर कहती है कि मुझे नहीं पता, जिसे तुम ढूंढ रहे हो मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। वो काफी गुस्से में होता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हारा हस्बैंड एक सर्जन है और तुम एक गैलरी की डायरेक्टर हो और तुम यहाँ रहती हो, मुझे बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? और वह उसे काफी टॉर्चर करने लगता है। और जब मारी उसे देखती है तो वो उसकी नजरों को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम कौन हो। पर तभी सिजोन वहाँ पहुँच जाता है और वुक को एक पंच मारता है क्योंकि सिजोन ने लौटते वक्त वुक की कार को देख लिया था और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। वुक सिजोन से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, पर सिजोन वुक को कहता है कि तुम्हें जानना है कि सच क्या है, तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी वाइफ को अब्यूज करते हो और उसे मारते और पीटते हो। वहीं मारी जल्दी से पुलिस को कॉल लगाती है, पर वुक के आदमी उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं कहीं कोई झमेला ना हो जाए। वहीं मारी सिजोन के चोट को देखकर बहुत रोती है। वहीं वुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उसे नहीं मिली और वह अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। पर जाने से पहले जिन लोगों को भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।